हमेशा की तरह आज भी जब अमित देर से घर लौटा और दबे पांव अपने कमरे की ओर बढ़ा तो भारती ने आवाज़ लगाई, कहाँ गए थे बेटा? कहीं नहीं माँ, बस दोस्तों के साथ खेलने गया था, कहता हुआ अमित अपने कमरे में चला गया। तो भारती पीछे पीछे कमरे में पहुंच गई और बोली, क्यों बेटा, यह कोई खेल कर घर आने का समय है? इतनी रात हो गई है, अब पढ़ाई कब करोगे? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी बोर्ड की परीक्षा है और तुमने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की है। तुम्हारे क्लास टीचर भी बोल रहे थे कि तुम नियमित रूप से स्कूल भी नहीं जाते और पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगाते। आखिर इरादा क्या है तुम्हारा? जब देखो आप मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, चैन से जीने भी नहीं देती। जब देखो पढ़ो पढ़ो की रट लगाए रहती है। पढ़कर आखिर करना भी क्या है? कौन सी नौकरी मिल जानी है? मेरे इतने दोस्तों के बड़े भाई पढ़कर बेरोजगार ही तो बने बैठे हैं। इससे अच्छा है कि अभी तो मज़े कर लूँ, बाद की बाद में देखेंगे। इतना कहकर उसने अपने मोबाइल में म्यूजिक ऑन कर लिया और डांस करने लगा। भारती बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में आ गई। भारती अमित की बिगड़ती आदतों से काफ़ी परेशान रहने लगी थी। वह ना तो पढ़ाई करता था और ना ही घर का कोई काम, बस दिन भर शैतानियाँ करता रहता था। दोस्तों के साथ मटर गश्ती करना और मोहल्ले वालों को परेशान करना, यही उसका काम था। जब भी भारती उससे पढ़ने को कहती, वह किताब उठाता, थोड़ी देर पढ़ने का नाटक करता, फिर खाने या पानी पीने के बहाने से उठता और दोबारा पढ़ने को नहीं बैठता। भारती उसकी आदतों से तंग आ चुकी थी। उसे अमित को रास्ते पर लाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। अमित के पिता एक सरकारी बैंक में अधिकारी थे। वे सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक बैंक के कार्यों में व्यस्त रहते थे। आमतौर पर वे रात को देर से लौटते थे और थके हारे होने के कारण वे बच्चों से ज़्यादा बात नहीं करते थे। अमित जानता था कि पापा तो घर में रहते नहीं, इसलिए उसे कोई खतरा नहीं है। अमित की बहन काव्या उससे छोटी जरूर थी, परंतु काफ़ी समझदार थी और स्कूल का होमवर्क समय पर करती थी। वह हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आती थी। इसके अलावा वह अपनी मम्मी के काम में हाथ भी बटाती थी। कई बार भारती अमित को समझाती और काव्या का उदाहरण भी देती, परंतु उस पर कोई असर नहीं होता था। अमित स्कूल जाने के नाम पर घर से निकलता, मगर स्कूल ना जाकर वह सारा समय दोस्तों के साथ घूमने फिरने और फिल्में देखने में बिता देता था। इस बात को लेकर एक दिन भारती के डांटने पर वह उल्टा भारती पर ही चिल्लाकर बोला, मुझे नहीं पढ़ना वढ़ना, प्लीज़ मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे जो बनना होगा बन जाऊंगा, वरना बाद में अपना बिजनेस करूंगा। मेरे सारे दोस्तों के पापा बिजनेसमैन हैं और देखो उनके पास कितना पैसा है, और मेरे पापा सरकारी नौकरी में हैं, पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्या फ़ायदा ऐसी नौकरी का? अब तो मैं और भी नहीं पढ़ूंगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। अमित की इस बात से भारती को गहरा सदमा लगा और उसने अमित को ज़ोर से एक तमाचा जड़ दिया। अमित ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और रोते रोते अपने कमरे में चला गया। भारती सोच में पड़ गई कि कैसे समझाए अपने लाडले को। यदि अभी से इसने मेहनत करना नहीं सीखा तो इसका भविष्य बनने से पहले ही बिगड़ जाएगा। यह सोचती हुई वह अमित के कमरे में पहुंची। अमित का सिर गोद में रखा और बड़े प्यार से उसके बालों को सहलाती हुई बोली, बेटा, मैं तुम्हारी दुश्मन थोड़े ही हूँ जो तुम्हें हमेशा पढ़ने के लिए बोलते रहती हूँ। तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा ही फ़ायदा होगा और कल जब तुम बड़े आदमी बनोगे तो इससे तुम्हारी ही इज्जत बढ़ेगी। लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। जब तक हम हैं तब तक तुम्हें हर खुशी देने का प्रयास करेंगे,
लेकिन कल यदि हम नहीं रहे तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे पापा तुम्हें बिजनेस कराने के लिए इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? और बिजनेस में सफल होने के लिए भी तो पढ़ना लिखना ज़रूरी है। घंटों भर समझाने के बाद भी अमित पर कोई असर नहीं हुआ। उस पर जैसे पागलपन सवार था। वह कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। उसने गुस्से में अपनी किताबें कॉपियाँ उठाकर फेंकते हुए चिल्लाकर कहा, माँ, मुझे नहीं पढ़ना लिखना, आप जाओ यहाँ से। अमित के व्यवहार से भारती की आंखों में आंसू आ गए। अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए वह कमरे से बाहर आ गई। वह अपनी व्यथा अपने पति मनोज से भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि वे भी दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद रात को देर से लौटते थे और खाना खाकर सो जाते थे। कई बार तो रविवार को भी उन्हें बैंक जाना पड़ता था, इसलिए उसे अपने पति से कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। यही सब सोचकर उसके सिर में तेज दर्द होने लगा था। वह अपने कमरे में आकर लेट गई। मनोज लौटे तो उन्होंने भारती को लेटे हुए देखा और प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए पूछा, क्या बात है भारती, आज कुछ ज़्यादा ही परेशान दिख रही हो। कोई बात है क्या? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए लेटी हुई थी, भारती ने कहा। वह अमित के बारे में मनोज को बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मनोज को लगा कि ज़रूर कुछ बात है, वरना भारती इतना परेशान कभी नहीं रहती। वे प्यार से बोले, कोई बात नहीं, तुम आराम से लेटो। आज मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाता हूँ। यह कहकर वे रसोई की ओर मुड़ गए। भारती से रहा नहीं गया और वह भी पीछे पीछे रसोई में पहुँच गई। तब तक मनोज चूल्हे पर चाय की पतीली चढ़ा चुके थे। भारती बोली, हटो जी, इतनी भी तबीयत खराब नहीं है कि आपके लिए चाय भी ना बना सकूं। और मैं भी इतना निष्ठुर नहीं कि बीवी की तबीयत ठीक नहीं और मैं उसके लिए एक कप चाय भी नहीं बना सकूं। कभी मुझे भी मौका दे दिया करो श्रीमती जी। मैं इतनी घटिया भी चाय नहीं बनाता कि तुम्हारे गले से नहीं उतर पाए। मनोज बोले। मनोज की बातों से भारती के होठों पर हंसी आ गई और दोनों साथ साथ चाय बनाने लगे। थोड़ी ही देर में चाय तैयार हो गई। चाय की प्याली लेकर दोनों कमरे में आए। चाय की चुस्की लेते हुए मनोज ने पूछा, अब बताओ, क्यों इतना परेशान हो? मुझसे कुछ ना छिपाओ। हो सकता है मेरे पास तुम्हारी समस्या का कोई समाधान हो, और जब तक तुम बताओगी नहीं तब तक मैं कैसे समझ पाऊंगा। भारती से रहा नहीं गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और भरे गले से ही उसने मनोज को सारी बातें बता दी। मनोज ने सारी बातें सुनने के बाद एक ठंडी सांस ली और भारती के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, कल छुट्टी है, इस पर कल सोचते हैं कि अमित को कैसे सही रास्ते पर लाया जाए। अभी अमित गुस्से में होगा, अभी बात करने पर बात बिगड़ भी सकती है। सुबह दिनचर्या से निर्वित होकर मनोज ने अमित और काव्या दोनों को अपने पास बुलाया और बोले, आज मेरी छुट्टी है, कहीं घूमने चलना है क्या? हाँ पापा, कब चलना है? दोनों खुशी से उछल कर बोले, बस जितनी जल्दी तुम लोग तैयार हो जाओ, मनोज ने जवाब दिया। खुश होकर दोनों बच्चे तैयार होने चले गए। थोड़ी ही देर में दोनों तैयार थे। तब तक भारती ने नाश्ता लगा दिया। सभी के साथ में नाश्ता किया। मनोज ने गाड़ी निकाली और सभी गाड़ी में बैठकर निकल पड़े। अभी गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी ही थी कि रेड लाइट हो गई और गाड़ी रोकनी पड़ी। गाड़ी रुकते ही 2-3 भिखमंगे आकर भीख मांगने के लिए हाथ जोड़ जोड़ कर गिड़गिड़ाने लगे।
मनोज ने सबको डांट कर भगा दिया। इस पर अमित बोला, दे दो ना 2 रुपये पापा, क्या जाता है, मैं किसी को भीख नहीं देता, और जो लोग मेहनत नहीं करते उन्हें तो भीख भी नहीं दी जाती। मैं अपनी मेहनत की कमाई भिखमंगों में नहीं बांट सकता। अमित उन भिखमंगों को देखता रहा। वे जिस गाड़ी के पास जाते सभी उन्हें भगा देते, यहाँ तक कि पैसे देना तो दूर, लोग गाड़ी छूने पर ही उन्हें डांट देते। अमित ने कड़ी धूप में कई और लोगों को वहाँ कुछ सामान भी बेचते देखा, पर कोई भी उनसे कुछ खरीद नहीं रहा था। सब हरी बत्ती होने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में बत्ती हरी हो गई और मनोज ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मनोज ने थोड़े ही देर बाद सड़क के किनारे गाड़ी रोकी और एक जूता पॉलिश करने वाले को अपना जूता पॉलिश करने को कहा। जूता पॉलिश होने के बाद उन्होंने मोची को 2 रुपये का सिक्का पकड़ाया और चल दिए। अमित ने पूछा, इतनी मेहनत के बस 2 रुपये? हाँ बेटा, जो लोग बचपन में पढ़ने लिखने में मेहनत नहीं करते, बाद में उन्हें मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है और पैसे भी कम मिलते हैं। अमित सोच रहा था कि एक ओर हम लोग एसी कार में चल रहे हैं, दूसरी ओर इन्हें कड़ी धूप में 1-2 रुपये के लिए कितनी मेहनत एवं संघर्ष करना पड़ रहा है। अब वे लोग शहर में लगे एक मेले में पहुँचे। मेले में सभी खूब घूमे फिरे, खाया पिया, मस्ती की और इस तरह से शाम हो गई और वे गाड़ी में बैठकर वापस चल दिए। वापस लौटते हुए मनोज ने अपनी गाड़ी एक बड़े से गेट पर रोक दी। गेट पर लिखा था, रोहित कुमार, IAS जिलाधिकारी। गेट पर 4 पुलिस वाले खड़े थे। पापा ने उन्हें अपना कार्ड दिखाया और बोले, DM साहब ने बुलाया है। उनकी गाड़ी की अच्छी तरह से तलाशी लेकर पुलिस ने गाड़ी को अंदर जाने की इजाज़त दी। बंगले में प्रवेश करते ही अमित ने देखा कि कितना बड़ा और सुंदर बंगला था। चारों ओर बड़े बड़े पर्दे लगे थे, झूलने के लिए झूला और खेलने के लिए गार्डन और ना जाने क्या क्या। इस बंगले के सामने उसका फ्लैट बिल्कुल छोटा लगने लगा था। गाड़ी पार्क कर DM साहब के बंगले के अंदर जाने से पहले मनोज ने दरबान से अपना कार्ड अंदर भिजवाया तो तुरंत उसके बैठक में ले जाया गया। अमित ने देखा कि वह घर बाहर से जितना बड़ा था, अंदर से उतना ही शानदार एवं खूबसूरत था। घर में कालीन बिछा था और बड़े बड़े एवं खूबसूरत सोफे लगे थे। पूरा कमरा तरीके से सजा था। तभी एक नौजवान युवक ने कमरे में प्रवेश किया और सबका अभिवादन किया। उसने टेबल पर घंटी बजाई तो तुरंत भागता हुआ एक दफ्तरी अंदर आया और सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उस युवक ने कहा, जल्दी से चाय नाश्ता लेकर आओ। मनोज ने उस युवक का परिचय सबसे कराते हुए कहा, इनका नाम रोहित है और ये हमारे पुराने मित्र के बेटे हैं और हाल ही में ये इस शहर के नए DM बनकर आए हैं। रात को मैं हमेशा देर से घर लौटता हूँ। आज छुट्टी थी और इन्होंने बुलाया तो सोचा कि आज ही हम इनसे भी मिल लेते हैं। DM साहब का परिचय पाकर अमित और काव्या भैया भैया कहकर उनके पास जाकर बैठ गए और उनसे बातें करने लगे। अमित ने उनसे कहा, भैया आपके तो बड़े ठाठ हैं, आप तो इस शहर के सबसे बड़े अधिकारी हैं। कैसे बने इतने बड़े अधिकारी, मुझे भी बताओ ना भैया, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। क्या मैं आपकी तरह बड़ा आदमी बन सकता हूँ? क्यों नहीं, बस अभी से मन लगाकर पढ़ोगे और अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ोगे तो निश्चित तौर पर तुम भी मेरी तरह किसी शहर के DM बनकर या उससे भी बड़े आदमी बनकर आराम की जिंदगी जी सकते हो, रोहित बोले। थोड़ी देर में रोहित भैया ने सबको खाने की टेबल पर आमंत्रित किया।
जहां अनेक प्रकार के व्यंजन लगे थे और उन्हें सलीके से सजाया गया था। स्वादिष्ट खाना देखकर उनके मुंह में पानी आ गया और सबको भूख भी लग गई थी। सबने खूब खाना खाया। खाना खाने के बाद रोहित भैया सबको गाड़ी तक छोड़ने आए। गाड़ी में बैठने के बाद सबने रोहित भैया को बाय किया और वापस अपने घर की ओर चल दिए। लौटते समय सब आपस में बातचीत कर रहे थे, पर अमित चुपचाप अपनी सीट पर बैठा कुछ सोचने में मग्न था। लौटते लौटते काफ़ी रात हो गई थी। घर पहुंचने के बाद सब काफ़ी थक गए थे, इसलिए सोने चले गए। थोड़ी देर बाद ही मनोज ने भारती से कहा कि जाकर देखो दोनों बच्चे अच्छी तरह से सो गए हैं ना। भारती ने जाकर देखा तो काव्या अपने कमरे में सो गई थी, परंतु अमित की कमरे की लाइट जल रही थी। कमरे से तेज गाने की आवाज़ आने के बजाय आज उसका कमरा बिल्कुल शांत था, परंतु कमरे की लाइट जल रही थी। भारती ने सोचा कि आज वह थककर सो गया होगा, कमरे की लाइट बुझा देती हूँ। भावुकतावश उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि अमित अपनी स्टडी टेबल पर बैठा पढ़ रहा था। भारती को आश्चर्य हुआ और वह बोली, बहुत रात हो चुकी है, सो जाओ बेटा, कल पढ़ाई कर लेना। नहीं माँ, मैं पहले ही बहुत समय खो चुका हूँ। अब मैं तो बस रोहित भैया की तरह बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। अब जाओ, सो जाओ, मुझे अभी बहुत पढ़ना है। अमित की बातें सुनकर भारती की आंखों में आंसू आ गए, पर आज उसकी आंखों में आंसू खुशी के थे। वह तेज कदमों से अपने कमरे में आ गई, जहां मनोज उसका इंतजार कर रहे थे। वह मनोज के कंधे पर अपना सिर रखकर बोली, जो बात मैंने अमित को महीनों से नहीं समझा पाई, आपने सिर्फ एक ही दिन में उसे समझा दी। मनोज ने भारती से कुछ ना कहा, बस भारती की पीठ सहलाने लगा। और आज ना जाने भारती को मनोज का ऐसा सहलाना कुछ अजीब सा सुकून दे रहा था। एक ऐसा सुकून जो उसे थोड़े ही देर में एक संतोष भरी नींद के आगोश में ले गया। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।